Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले एशिया कप में भारत की शानदार जीत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय अपमान का विश्लेषण करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को हराकर ये बता दिया कि वो जब जब और जहां जहां भारत से टकराएगा, पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिलेगी और वो है हार। भारत ने पाकिस्तान को एक ही मैच में कल रात 2 बार हराया। पहले पाकिस्तान की टीम मैच हार गई और फिर भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाकर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का अपमान किया और ये बता दिया कि पाकिस्तान असल में हाथ मिलाने के काबिल ही नहीं है। इस जीत को पहलगाम हमले के शहीदों और भारतीय सेना को समर्पित करके टीम इंडिया ने बता दिया कि राष्ट्रीय सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत से इस हार के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर की तरह कोई झूठ भी नहीं बोल पाएंगे इस बार, क्योंकि पाकिस्तान की यह हार पूरी दुनिया ने लाइव देखी है। आज हम पाकिस्तान की इस नई हार को आपके लिए डिकोड करेंगे और उसके बाद आपको ब्रिटेन लेकर चलेंगे, जहां घुसपैठियों को लेकर एक नई जंग छिड़ गई है। हजारों लोगों ने लंदन की सड़कों पर उतरकर बढ़ते घुसपैठ के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे घुसपैठ ब्रिटेन की राष्ट्रीय पहचान के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। और ये जो घुसपैठ है, ये सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि भारत सहित दुनिया के कई देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। बिहार के पूर्णिया में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि घुसपैठियों को भारत छोड़कर जाना ही होगा। इसलिए आज हम घुसपैठ की इस अंतर्राष्ट्रीय बीमारी का आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे और आखिर में आपको यह दिखाएंगे कि कैसे सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी गुस्से से भरे युवाओं के लिए क्रांति का एक नया हथियार बन चुके हैं। हमें इसी तरह का आंदोलन नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में देखने को मिला। पहले क्रांति विचारधारा और नेताओं के भाषणों से जन्म लेती थी, लेकिन अब दौर बदल चुका है। आज की क्रांति न तो विचारधारा पर टिकी है और ना ही किसी बड़े नेता पर। आज की क्रांति गुस्से पर टिकी है और ये क्रांति डिजिटल माध्यम से आती है, जहां युवाओं का गुस्सा, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी, ये तीनों मिलकर एक ऐसा समीकरण बनाते हैं जिसने क्रांति की परिभाषा को ही बदल दिया है। सिर्फ 8 सेकंड के अटेंशन स्पैन वाली ये जेन जी, इस क्रांति का जो फॉर्मूला है, जेन जी जो ये क्रांति कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे। पिछले कई हफ्तों से पूरे देश में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच पर विवाद चल रहा था। बड़ी संख्या में लोग इस मैच का विरोध भी कर रहे थे। हो सकता है आप सबकी भी इस बारे में कोई ना कोई राय रही होगी। कल रात आखिरकार यह मैच हुआ और इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से कुचल दिया। यह जीत हर भारतीय के लिए बहुत खास थी। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस के बाद पाकिस्तान के कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया। इस दौरान दोनों कप्तानों के बीच न तो नजरें मिली और ना ही हाथ मिले और दिल तो मिल ही नहीं सकते थे। इसके बाद जब यह मैच खत्म हुआ, तब भी भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया और मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में सूर्य कुमार यादव ने इस जीत को पहलगाम हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित किया, जिससे हर भारतीय के दिल में ठंडक पड़ गई। हालांकि अब भी इस मैच पर दोनों देशों में बहस चल रही है। आप भी लगातार इस मैच के बारे में सोच रहे होंगे कि इस मैच में जो कुछ भी हुआ, क्या सही हुआ, गलत हुआ, क्योंकि एक विवाद का विषय तो है ही। इसलिए आज सबसे पहले इस मैच को मैं आपके लिए 5 पॉइंट्स में डिकोड करूंगा। पहला,
इससे पहले पाकिस्तान युद्ध के मैदान में हमसे हारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और इस मैच में पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में भी भारत से उतनी ही बुरी तरह से पिटा जितना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिटा था। इसे आप क्रिकेट का ऑपरेशन सिंदूर भी कह सकते हैं, जिसका नतीजा भी वही रहा जो भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का था, यानी पाकिस्तान भारत से बुरी तरह से हारा। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी उतनी ही कमजोर है जितनी पाकिस्तान की सेना। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना की हर मिसाइल भारत का कोई भी नुकसान करने में नाकाम रही, उनकी हर मिसाइल फेल हुई, उसी तरह से कल रात के इस मैच में पाकिस्तान के बॉलर्स भी बिल्कुल निष्क्रिय साबित हुए। उन्होंने फायर ही नहीं किया, यानी पाकिस्तान के बॉलर्स का हाल भी वही था जो पाकिस्तान की मिसाइल्स का था, और ये दोनों ही अपने निशाने से चूक गए। पाकिस्तान के बल्लेबाज भी ठीक उसी तरफ से फेल हुए जैसे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुए थे, और भारत ने उनके आतंकवादी अड्डों और एयर बेसिस को जैसे चाहा जब चाहा निशाना बनाया और नष्ट कर दिया। तो उनके जो बैट्समैन हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही निकले जैसे उनका एयर डिफेंस सिस्टम था। तीसरा, ऑपरेशन सिंदूर में हारने के बाद भी पाकिस्तान ने अपने फेल्ड जनरल असीम मुनीर को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि देखिए हम तो जीत गए और उन्हें जीत का इनाम दे रहे हैं। अब आज सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब इस मैच के बाद भी पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा को प्रमोशन देगा? उन्हें भी प्रमोशन दे देना चाहिए। चौथा पॉइंट, सबसे बड़ा फर्क यह है कि कल रात पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की इस हार को लाइव देखा, और सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से इस जीत को पहलगाम हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित किया, उससे भारत के करोड़ों लोगों को बहुत संतोष मिला होगा। अगर भारतीय टीम ये मैच न खेलती तो भारत के लोग इस संतोष से वंचित रह जाते। कल रात को आपके दिल में जो ठंडक पड़ी होगी कि कैसे हमने पूरी दुनिया के सामने, दुनिया के करोड़ों लोगों के सामने पाकिस्तान को हराया, वो भी लाइव, और दूसरा उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई है, ये जो संतोष है, इस बात की जो खुशी है हर भारतीय को, अगर भारत की टीम ये मैच ना खेलती और ये मैच ना जीतती तो ये संतोष आपको कैसे मिलता? आप इस संतोष से, इस खुशी से वंचित रह जाते। पांचवां पॉइंट, पाकिस्तान की सरकार ने और वहां की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार झूठ बोल बोलकर अपने देश के लोगों से ऑपरेशन सिंदूर में हुई अपनी हार को छिपाने की पूरी कोशिश की। लगातार यही कहते रहे कि हम जीत गए, हमने भारत का बड़ा नुकसान किया, और असीम मुनीर को उन्होंने प्रमोशन भी दे दिया। लेकिन अपनी टीम की इस हार को पाकिस्तान की जनता ने भी लाइव देखा है, और वो अपनी टीम से, अपनी क्रिकेट टीम से इस समय बेहद निराश है। पाकिस्तान में इस क्रिकेट टीम को लेकर बहुत गुस्सा है और बहुत नाराजगी है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में क्रिकेट को एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर माना जाता है। क्रिकेट एक बहुत बड़ी ताकत है, और भारत ने इसी ताकत का इस्तेमाल करके, इसी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके कल पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ तक नहीं मिलाया और पूरी दुनिया के सामने स्टेडियम के बीच में उनका अपमान किया और उन्हें बता दिया कि आप हाथ मिलाने के लायक ही नहीं हैं। और इससे दुनिया के करोड़ों लोगों के सामने पाकिस्तान का यह अपमान हुआ, जिसे लोगों ने लाइव देखा। तो एक प्रकार से यह पाकिस्तान की लाइव हार थी और लाइव अपमान था। अब आपको यह बताते हैं कि यह हुआ कैसे। क्या सूर्य कुमार यादव ने अचानक से यह फैसला ले लिया? क्या भारत के खिलाड़ियों ने अचानक से यह फैसला ले लिया कि वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे? जब उन्हें मंच पर बुलाया जाएगा तो वो कहेंगे कि हम इस जीत को समर्पित करते हैं भारतीय सेना को, और पहलगाम में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उन्हें और उनके परिवार को। क्या ये सब अचानक हुआ? ये सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे एक योजना थी, एक स्ट्रैटेजी थी। बीसीसीआई ने भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों को पहले ही देश की भावनाओं के बारे में अवगत करा दिया था। सरकार इसके बारे में क्या सोचती है, देश इसके बारे में क्या सोचता है, देश के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, बीसीसीआई ने उसके बारे में बहुत सोचा, समझा और खिलाड़ियों को बताया। और ये बीसीसीआई का ही एक आइडिया था कि भारत को यह मैच आईसीसी के नियमों के तहत खेलना तो पड़ रहा है, लेकिन इस मैच में हमारी टीम पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हर प्रकार की दूरी बनाकर रखे।
और इस मैच में ना तो खिलाड़ियों के बीच नजरें मिली और ना ही उनके हाथ मिले। बीसीसीआई की इस भावना से भारत के जो खिलाड़ी थे वो पूरी तरह से सहमत थे और फिर उन्होंने वही किया जो बोर्ड और इन खिलाड़ियों के बीच तय हुआ था। और तय यह हुआ था कि क्रिकेट के इस सबसे बड़े मंच से पाकिस्तान को हर तरह से एक्सपोज किया जाए, पाकिस्तान का अपमान किया जाए, पाकिस्तान की जनता के सामने पाकिस्तान की टीम का अपमान हो और पूरी दुनिया के सामने इस जीत को पहलगाम और भारतीय सेना को समर्पित करके ये याद दिलाया जाए दुनिया को कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। अगर इस मैच का बहिष्कार हम कर देते तो इसमें पाकिस्तान का ही फायदा होने वाला था। इसलिए बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि इस मैच का बहिष्कार कर देना चाहिए, उनको आज मैं दो कारण बताना चाहता हूं। अगर आपको ठीक लगे तो मानिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर भारत की टीम ये मैच ना खेलती और हम इस मैच का बहिष्कार कर देते तो पाकिस्तान को पहला फायदा तो ये होता कि ये पाकिस्तान को वॉक ओवर के पॉइंट्स मिल जाते। अगर भारत खेलने से मना करता तो पाकिस्तान को वॉक ओवर मिल जाता और पॉइंट्स भी मिलते और भारतीय टीम के जो पॉइंट्स हैं वो कट जाते, यानी एशिया कप में हम पीछे रह जाते और हमारे ना मैच खेलने की वजह से हम एक प्रकार से पाकिस्तान की ही मदद करते। और दूसरा फायदा पाकिस्तान को यह होता कि पाकिस्तान इस शर्मिंदगी और अपमान से बच जाता जो कल रात उनका हुआ, और इसके बाद पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलता और कहता कि भारतीय टीम जानबूझकर हमारे साथ नहीं खेली, उन्होंने हमारा बहिष्कार कर दिया। अगर भारत की टीम हमारे साथ खेलती तो हम उसे शर्तिया तौर पर हरा देते, यह पाकिस्तान की टीम दावा करती। इसलिए भारत ने इस मैच को खेलकर पाकिस्तान की पूरी हवा निकाल दी, एक बुरी तरीके से उन्हें कुचला, ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर में। तो आप कह सकते हैं कि कल जिस स्टेडियम में यह मैच खेला जा रहा था, उस स्टेडियम के अंदर, उस क्रिकेट के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा पार्ट चल रहा था, दूसरा संस्करण चल रहा था। अब पाकिस्तान की हार से ज्यादा इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत की टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ क्यों नहीं मिलाया। यह बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि हाथ क्यों नहीं मिलाया। हालांकि क्रिकेट के किसी भी रूल बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि टॉस के बाद या मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों का हाथ मिलाना जरूरी है। हालांकि मिलाते हैं लोग, लेकिन जरूरी नहीं है। हाथ मिलाने का कोई नियम नहीं है, यह सिर्फ एक परंपरा है और उस परंपरा को ज्यादातर क्रिकेट के खिलाड़ी निभाते हैं एक दूसरे से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाते, कि जो जीतने वाली टीम है वो हारने वाली टीम को भी कहती है कि वेल प्लेड, हमने अच्छा खेला। किसी भी क्रिकेट मैच में टॉस के समय दोनों टीमों के कप्तानों का और मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों का एक दूसरे से हाथ मिलाना एक सामान्य शिष्टाचार माना जाता है। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने वहां पर पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश के साथ शिष्टाचार नहीं निभाया जाएगा। आज बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि भारतीय टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यानी खेल भावना नहीं दिखाई। यह तो खेल था, इसमें सियासत को लाने की क्या आवश्यकता थी, तो खेल भावना नहीं दिखाई। आज ऐसे तमाम लोगों को यह समझना चाहिए कि कई बार देशभक्ति स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ऊपर होती है। हाथ न मिलाकर भारत के खिलाड़ियों ने यह दिखाया है कि वो पहले भारत के नागरिक हैं और फिर खिलाड़ी हैं, और नागरिक के तौर पर उनकी कुछ और जिम्मेदारी बनती है। खिलाड़ी से भी बड़ी जिम्मेदारी भारत के एक नागरिक की है और उस जिम्मेदारी को भारत के खिलाड़ी कल इस मैच के दौरान निभा रहे थे। और आज जो इस तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का क्या हुआ, खेल भावना का क्या हुआ, अगर यही करना था, हाथ नहीं मिलाना था, तो खेलने की भी क्या आवश्यकता थी, तो आज उनसे एक सवाल मैं पूछूंगा और आज उन्हें इसका जवाब देना चाहिए कि जब मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट की पिच पर ही नमाज पढ़ते हैं, मैच के दौरान जब मैच चलता है उनका यह रूप आपको दिखाई देता है, जब वो क्रिकेट के मैदान में अपने धर्म को लेकर आते हैं, जब पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी जीत को कश्मीर के नाम समर्पित कर देते हैं, तब यह खेल भावना कहां चली जाती है, तब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कोई क्यों नहीं करता। अगर इस मैच में कोई नियम टूटा है तो वो गलती पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने की है। मैच हारने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में
पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा आए ही नहीं, वो शामिल ही नहीं हुए। इसमें सिर्फ भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पहुंचे और पाकिस्तान की टीम ने भारत को मैच जीतने के बाद बधाई तक नहीं दी। इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं आए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के नियमों के मुताबिक किसी भी मैच में विरोधी टीम की सफलता पर उन्हें बधाई देना जरूरी है और पाकिस्तानी टीम ने भारतीय टीम को बधाई न देकर यह नियम तोड़ा है, जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की खेल भावना के खिलाफ है। इस पूरे मामले से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने अब एक नया विवाद शुरू किया है। आप जानते हैं, विवाद शुरू करने में तो पाकिस्तान एक्सपर्ट है, झूठ बोलने में पाकिस्तान एक्सपर्ट है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने आईसीसी के पास मैच रेफरी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई है और इस शिकायत में दावा किया गया है कि इस मैच के मैच रेफरी ने पाकिस्तानी कप्तान को यह कहा कि वो भारतीय कप्तान से हाथ ना मिलाए और यह क्रिकेट की भावना से जुड़े नियमों का उल्लंघन है। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड कहता है कि इस मैच रेफरी को एशिया कप से अब हटा दिया जाना चाहिए और इस मैच रेफरी का नाम है एंडी पाइक्रॉफ्ट। दुबई में हुए इस अपमान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर को भी निलंबित कर दिया है और पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि इस विवाद के बाद पाकिस्तान अब एशिया कप का भी बहिष्कार कर सकता है। कल दुबई में पाकिस्तान का एक और अपमान हुआ। दुबई के स्टेडियम में जहां यह मैच खेला जा रहा था, मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान के राष्ट्रगान के बजने का इंतजार हो रहा था। पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजना था, लेकिन वहां पर जो डीजे था उसने गलती से पाकिस्तान के राष्ट्रगान के बदले भारत के एक फिल्मी गाने को प्ले कर दिया और पाकिस्तान के खिलाड़ी और दर्शक ये गाना सुनकर हैरान हो गए। तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की तो शुरुआत ही खराब हुई और इसके कुछ सेकंड के बाद फिर इस गाने को रोककर पाकिस्तान का राष्ट्रगान शुरू किया गया और इस घटना की सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चा हो रही है। इस हार से भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को इतना गहरा जख्म दिया है कि वो इसे भूल नहीं पाएंगे वर्षों तक। क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने जिस तरह से यह लाइव बेइज्जती हुई है, उसने पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को अंदर तक तोड़ दिया है। इस हार के बाद अब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस टीम इंडिया से ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ अगले मैच का बॉयकॉट कर दे, बहिष्कार कर दे, भारतीय टीम इनसे खेलने से ही मना कर दे, क्योंकि उन्हें डर है कि अगली बार भी पाकिस्तान भारत से ऐसे ही बुरी तरीके से हारेगा और एशिया कप के फाइनल में पहुंच नहीं पाएगा। पाकिस्तान के बड़े शहरों में इस मैच को देखने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। उन स्क्रीन्स पर लोग मैच देख रहे थे, लेकिन इस हार के बाद वहां के लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी टीम के पास ना तो टेक्निक है और ना ही टैलेंट है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान की जनता इस हार के बाद कितनी निराश है और कितने गुस्से में है। As a Pakistani fan, I request to India, please boycott next match because we want to qualify for the finals. Please boycott next match so we will get 2 points. क्योंकि जो हमारी टीम है ये तो अफगानिस्तान से नहीं जीत सकती है। हम आप बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया से, प्लीज बाइकआउट करें नेक्स्ट मैच का। पहले आप लोगों को कंग्रेचुलेशन मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों ने जीत किया, अच्छा खेल। लेकिन एक बात है, सॉरी टू से दैट इंडिया को इतना बेस्ट टीम है इन द वर्ल्ड, उसको एशिया कप में इन बच्चों के साथ खेलना ही नहीं चाहिए। अगर उसका अपना वीडियो है ना, उसका वीडियो इन छोटे छोटे बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल सीधी बात है। डिसअपॉइंट कब नहीं करती टीम, आप बताएं ना, कब नहीं करती। 2021, 22, 23, 24, 25 अभी आ गया, 2 ब्रेक्स हो गए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का हो गया, उसके बाद अभी एशिया कप। अभी हम एज अ लीडर, एज अ चेयर लीडर सिर्फ कह सकते हैं कि हम आ सकते हैं, अपनी टीम को चेयर कर सकते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं हम कर सकते। एकदम फिजूल गेम खेली, ना कोई बैटिंग ना कोई बॉलिंग, एकदम फिजूल। हमने देखने आए थे, हमको तो बराबर का गेम होगा, दोनों टीम्स नए हैं, हमने सोचा कोई अच्छी गेम होगी, पर एकदम फिजूल गेम खेली दोनों पाकिस्तान ने। तो टूट गया, मतलब हमने तो देखने ही आना है, हमने नहीं कोई पाकिस्तान गेम देखनी। पाकिस्तान तो फिजूल गेम खेलते हैं। तो असल में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान की सेना की तरह बन चुकी है। उनकी सेना लड़ना नहीं जानती, उनकी सेना युद्ध में हारती है
और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो अब खेलना नहीं जानती। जो लोग क्रिकेट को अच्छी तरह से समझते हैं, जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं, और बहुत सारे फैंस की बात आपने सुनी, उन लोगों ने यह महसूस किया कि कल ये जो दोनों टीमें खेली, भारत और पाकिस्तान की, इन दोनों टीमों के स्तर में जमीन और आसमान का फर्क था। पहले भारत और पाकिस्तान की जब टीमें खेलती थीं तो 19-20 का फर्क होता था, बस बराबरी की टक्कर होती थी। लोगों को लगता था कि दो बराबरी की टीमें खेल रही हैं, इनमें से कोई भी जीत सकता है। पाकिस्तान की टीम भी अच्छी खासी हुआ करती थी एक जमाने में, लेकिन जो टीम कल पाकिस्तान की खेली उससे आपको पाकिस्तान की स्थिति का पता चलेगा। एक देश के तौर पर पाकिस्तान की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है, और उसी का असर, उसी की झलक आपको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर भी दिखाई दे रही है। दोनों टीमों में बहुत अंतर था, दोनों के खेल में बहुत अंतर था, और पाकिस्तान के जो बैटर थे, जिस तरह से वो खेले, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी विकेटें फेंकी, जिस तरह से वो भारतीय बॉलर्स का सामना ही नहीं कर पा रहे थे, इससे ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान की तरफ से कोई यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज स्तर की कोई टीम भारत की अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ खेलने के लिए आ गई है। इतना फर्क दिखाई दे रहा था, चाहे उनकी फील्डिंग हो, चाहे उनकी बैटिंग हो या उनकी बॉलिंग हो। भारतीय टीम उनसे कहीं ज्यादा ऊपर और बेहतर नजर आ रही थी। असल में पाकिस्तान के साथ समस्या यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें पाकिस्तान की सेना का भी लगभग ऐसा ही प्रदर्शन था जैसा उनकी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कल था, लेकिन क्योंकि इसका लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा था, लोग लाइव देख नहीं रहे थे, इसलिए पाकिस्तान ने उस हार को तो छिपा लिया। लगातार उस हार को जीत में तब्दील करते रहे, झूठ बोलते रहे और अपने सेना प्रमुख के जरिए झूठी बातें फैलाते रहे पूरी दुनिया में। लेकिन यहां वो ये भी नहीं कर सकते क्योंकि पूरी दुनिया ने कल इसे लाइव देखा है। पाकिस्तान के पूर्व बॉलर शोएब अख्तर ने कहा है कि भारत आसमान में क्रिकेट खेल रहा है और पाकिस्तान की टीम क्लब स्तर का क्रिकेट भी नहीं खेल पा रही। शोएब अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान की टीम वैसी टीम नहीं है जो भारत, दक्षिण अफ्रीका या फिर इंग्लैंड जैसी टीमों के साथ खेल सके। Speechless, and obviously, you know, it is heartening. Don't know what to say. But you know, hats off to India. Well done. और बस इसको यार पॉलिटिकल ना बनाओ। इस मैच, क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच पॉलिटिकल ना करो यार। हम अच्छी अच्छी बातें आपके लिए कर रहे हैं ना, बैठे हुए ना, हमने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया आपके लिए, सो हम बड़ा कुछ कह सकते हैं, लेकिन इसको यार हैंडशेक कर लो। मैंने मैच के आपको प्री मैच में भी कहा था, कर लो हैंडशेक, कोई मसला नहीं, गेम ऑफ क्रिकेट है, शो योर ग्रेस, इट्स ओके, होती रहती हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े घरों में हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसका ये मतलब तो नहीं है यू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल एंड टू यू नो नॉट टू शेक हैंड्स एंड जस्ट गो लाइक दिस। मुझसे नहीं होता यार, आई विल गो शेक माई हैंड्स विद माई एनिमीज, दैट्स फाइन। सो बट इसको पॉलिटिकल मत बनाओ यार, इसे गेम रहने दो। I don't like the post match ceremony, I'll be honest with you. ठीक किया सलमान अली आगा ने, ठीक है, वो नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक किया उसने, गुड। तो पाकिस्तान का सारा मुद्दा अब यहां आकर ठहर गया है कि हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हार पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर कोई झूठ भी नहीं बोल पाएंगे। इस हार को जीत बताकर पाकिस्तान और दुनिया के सामने इसकी मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस हार को पाकिस्तान के लोगों ने और पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद असीम मुनीर ने पाकिस्तान की जनता के सामने लगातार ये झूठ बोला कि वो ऑपरेशन सिंदूर में भारत से जीत गए। झूठ ये था कि पाकिस्तान ने भारतीय सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस बार टीम इंडिया ने पाकिस्तान से ऐसा कोई झूठ बोलने का मौका पूरी तरीके से छीन लिया है। अब उन लोगों को जवाब जो इस मैच का विरोध कर रहे थे। देखिए, हमारे ही अपने देश में और पाकिस्तान में भी पहले तो लोग इस बात को मुद्दा बना रहे थे कि भारतीय टीम पाकिस्तान से खेल ही क्यों रही है, हमें ये मैच खेलना ही नहीं चाहिए। अब मैच खेल लिया, मैच खेलने के बाद हमने पाकिस्तान का अपमान किया, पाकिस्तान को एक्सपोज किया। उस मैच में जो हमें जीत मिली उसे हमने भारतीय सेना को समर्पित किया। पहलगाम में जो हमारे देश के लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उन्हें और उनके परिवारों को समर्पित किया। और ये एक बहुत अच्छा मंच था, तरीका था पाकिस्तान को एक्सपोज करने का, पूरी दुनिया के सामने क्रिकेट की ताकत का इस्तेमाल करके।
इसे कहते हैं क्रिकेट की सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना। अगर नहीं खेलते तो यह ताकत हमारे हाथ से निकल जाती। अब जब यह सब हो गया, अब वही लोग इस बात को मुद्दा बना रहे हैं कि भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की टीम के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाया और हमने ये मैच खेला ही क्यों। तो भारत सरकार का कहना है कि भारत पाकिस्तान के साथ अलग से कोई द्विपक्षीय मैच नहीं खेल रहा। भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि अब भारत और पाकिस्तान कभी भी एक दूसरे के साथ जो द्विपक्षीय सीरीज होती हैं वो कभी नहीं खेलेंगे जब तक कि दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं हो जाते। लेकिन जो दूसरे टूर्नामेंट होते हैं जिसमें दूसरे देश भी शामिल होते हैं, जिसमें कई देशों की टीमें खेलती हैं, ऐसे टूर्नामेंट्स में भारत शामिल होगा और सिर्फ पाकिस्तान के लिए पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार करने से भारत का ही नुकसान होगा। अब मान लीजिए आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें फिर भारत क्या करे? अगर पाकिस्तान से ना खेले तो अपना वो मैच गंवा दे, अपने पॉइंट्स गंवा दे और पाकिस्तान को फायदा करा दे, तो भारत की जो टीम है उसका अपना भी तो नुकसान हो रहा है। ये बात आपको समझनी होगी। ये जो इसका सोच है अपोजिशन पार्टी का हर समय राजनीति करने का, वो ठीक नहीं है। और जहां तक ये जो क्रिकेट खेला है, ये पाकिस्तान इंडिया का बायलैटरल खेल नहीं है, एशिया कप है। उसमें अगर इंडिया नहीं खेलेंगे तो इंडिया ऐसे आउट हो जाएगा। और ओलंपिक्स, एशिया कप पाकिस्तान के लिए नहीं होता है, वो पूरा देशों के लिए होता है। पाकिस्तान का साथ तो भारत ने कोई मैच खेला ही नहीं है, कोई बायलैटरल पाकिस्तान में भी गया नहीं है, पाकिस्तान को अलग से बुलाया नहीं है। ये जैसे कि ओलंपिक्स में अगर किसी देश से हमारे दुश्मनी है, उसका वजह से हम ओलंपिक नहीं जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? तो इसलिए इसको समझना है। सेंटीमेंट सही है, लेकिन सेंटीमेंट के पीछे जो एक रैशनल थिंकिंग होना चाहिए कि भारत अलग से कहां पाकिस्तान के साथ बायलैटरल मैच खेल रहा है। लेकिन ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, एशिया कप, इस तरह का जो टूर्नामेंट होता है वो बहुराष्ट्र होते हैं, वो मल्टीलेटरल होते हैं, सारा राष्ट्र मिलकर खेलते हैं उसमें, वो अलग से पाकिस्तान इंडिया का खेल नहीं है। सर्वप्रथम जीत की बधाई भी दूंगा और उनके द्वारा जो ये काम किया गया कि पहलगांव में उन लोगों के प्रति समर्पण किया, इस जीत को सेना के प्रति समर्पित किया, इस जीत को, ये भारत का ही कोई भारतवंशी कर सकता है और पाकिस्तान को डूब करके मर जाना चाहिए। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कल इस मैच में हमारे जो क्रिकेट के खिलाड़ी थे वो सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं खेले, पहले वो भारत के नागरिक हैं, एक नागरिक के तौर पर खेले। उनके मन में उतना ही गुस्सा था, उतना ही क्रोध था जितना आपके मन में और भारत के किसी भी नागरिक के मन में होगा। लेकिन जैसा हम हमेशा कहते थे, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी हम आपसे यही कहते थे कि ये सिर्फ सेना का काम नहीं है लड़ने का, पूरे देश को लड़ना होगा। सेना अपना काम कर रही है, क्या हम अपने अपने क्षेत्र में इस लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं? क्या हम अपने अपने क्षेत्र में जो भी काम हम करते हैं अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं? तब लोगों को बड़ा मजाक लगा होगा कि अगर कोई ये कहे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों का क्या योगदान हो सकता है। आज आपने देखा, योगदान हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सेना की कार्रवाई के बाद रुका नहीं, ऑपरेशन सिंदूर हर जगह चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान पर चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर संयुक्त राष्ट्र में चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर डिप्लोमेसी के मैदान में चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हर जगह चलेगा और हर जगह, हर क्षेत्र में हम पाकिस्तान को अब ऐसे ही हराएंगे। युद्ध के क्षेत्र में भी हराएंगे, खेल के क्षेत्र में भी हराएंगे, विकास में भी हराएंगे, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी हराएंगे, संयुक्त राष्ट्र में भी हराएंगे। जहां जहां हमें मौका मिलेगा हम लड़ेंगे और उन्हें हराएंगे। ये हमारा भाव होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बीसीसीआई को और भारतीय टीम के क्रिकेट खिलाड़ियों को विलेन बना दिया था और कहा था कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कल रात को जो हुआ उससे अब आप समझे होंगे कि ये एक रणनीति थी। और कल हमें इतना बड़ा मंच मिला,
जब करोड़ों लोग दुनिया भर के हमें देख रहे थे। आज सोशल मीडिया पर लगातार जिन लोगों ने मैच नहीं देखा वहां तक भी ये सारी बातें पहुंच गईं और हमने कैसे पाकिस्तान को एक्सपोज किया वो आपने देखा। तो आप ऑपरेशन सिंदूर के इस विस्तार को देखिए। ऑपरेशन सिंदूर का विस्तार हो रहा है। अब इसमें भारतीय सेना के अलावा भारत की क्रिकेट टीम भी खेल रही है, इसमें हमारे डिप्लोमेट्स भी खेल रहे हैं, इसमें हमारी सरकार भी खेल रही है, इसमें हम सब एक टीम के साथ खेल रहे हैं और हमारा लक्ष्य एक ही है कि पूरी दुनिया को यह बताना कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता रखना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है जब तक पाकिस्तान सुधर नहीं जाता। और पाकिस्तान को एक ही भाषा समझ में आती है और वो भाषा है ऑपरेशन सिंदूर की भाषा। और वही भाषा कल हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों ने इस्तेमाल की और जो भाषा हमारे सैनिकों ने इस्तेमाल की थी, जिस भाषा में हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को समझाया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसी भाषा में हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान को अच्छी तरीके से अपनी बात बता दी। क्रिकेट के बाद अब हम घुसपैठ की अंतर्राष्ट्रीय समस्या का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। आप ये शब्द लगातार सुनते रहते हैं, घुसपैठ। हमारे देश में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घुसपैठ से दुनिया के बड़े बड़े देश परेशान हैं। हमारे यहाँ तो घुसपैठ का राजनीतिकरण हो जाता है। घुसपैठ की जैसे ही बात करते हैं तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि नहीं, घुसपैठियों को यहीं रहने देना चाहिए। घुसपैठ का इस्तेमाल करके हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने की कोशिश करती हैं, वोट लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन दिल्ली से 6,700 किलोमीटर दूर ब्रिटेन की राजधानी लंदन में घुसपैठियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा कैसे बाहर निकल कर आ रहा है, इन तस्वीरों में देखिए। ये सारे लोग आप जानते हैं सड़कों पर क्यों उतरे हैं? ये सब घुसपैठ को रोकने के लिए उतरे हैं। 13 सितंबर को लंदन की सड़कों पर करीब 1.5 लाख लोगों ने यह विरोध प्रदर्शन किया और यह विरोध प्रदर्शन ब्रिटेन में अप्रवासियों की बढ़ती संख्या के खिलाफ था। ब्रिटेन के जो मूल नागरिक हैं वो ये कहते हैं कि हमारे रहने की जगह नहीं है, हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है और आप बाहर से लोगों को लाते जा रहे हैं और वो हमारा हिस्सा छीन रहे हैं। और राष्ट्रवादी सोच वाले जो राइट विंग है, राइट विंगर्स की ये सबसे बड़ी रैली मानी जा रही है अभी तक की। और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या नारे लग रहे थे, जरा उस पर नजर डालिए। ये लोग नारे लगा रहे थे, हमें अपना देश वापस चाहिए। फिर कहते हैं उन्हें घर भेजो। एक नारा और है, बस बहुत हो गया, हमारे बच्चों को बचाओ। इस प्रकार के नारे लग रहे थे, हमारे बच्चों को बचाओ, सोचिए। और इस प्रदर्शन के बाद हिंसा भड़क उठी और कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। वहां 26 पुलिसकर्मी घायल हुए और प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान ब्रिटेन के राष्ट्रीय ध्वज के अलावा अमेरिका और इजराइल के भी राष्ट्रीय ध्वज वहां पर लहराए। जरा तस्वीरें देखिए। Revolution in Great Britain. घुसपैठ के मामले में क्या आप कभी भारत में ऐसी रैली की कल्पना कर सकते हैं? जरा सोच कर देखिए, क्या भारत के लोग कभी ऐसी रैली निकालेंगे हमारे देश में होने वाली घुसपैठ के खिलाफ? लेकिन ब्रिटेन के लोग निकाल रहे हैं। इस प्रदर्शन का आयोजन एक नेता ने किया था, उनका नाम है टॉमी रॉबिन्सन। ये 42 साल के हैं और टॉमी रॉबिन्सन इस रैली के पीछे थे। उनकी पहचान एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर है और वो हमेशा घुसपैठ का विरोध करते रहे हैं। रॉबिन्सन सोशल मीडिया पर भी बहुत लोकप्रिय हैं, हालांकि वो ब्रिटेन की राजनीति में काफी विवादास्पद भी हैं। और इस प्रदर्शन में
आप सोचिए, एक और व्यक्ति ने हिस्सा लिया और वो हैं टेस्ला के सीईओ और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क। इलॉन मस्क वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस रैली में शामिल हुए। आप देखिए, यहां पर इलॉन मस्क का एक वीडियो चल रहा है जो वहां से लाइव जुड़े थे इस रैली में, और वो इस रैली में हिस्सा लेने वाले लोगों के साथ बात कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की जनसंख्या में तेजी से बदलाव हो रहा है और इसे तुरंत रोकने की जरूरत है। इसके लिए ब्रिटेन के लोगों को लड़ना होगा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब सब खत्म हो जाएगा। ये बात इलॉन मस्क कह रहे हैं ब्रिटेन के लोगों को कि आप संभल जाइए, सुधर जाइए, अपने यहां बाहर से आने वाले लोगों को रोकिए, नहीं तो एक दिन आपका सब खत्म हो जाएगा। आप सुनिए इलॉन मस्क ब्रिटेन के लोगों को क्या समझा रहे हैं। My message is to them, if this continues, that violence is going to come to you. You will have no choice. You're in a fundamental situation here where whether you choose violence or not, violence is coming to you. You either fight back or you die. You either fight back or you die. And that's the truth. पिछले कुछ वर्षों में ब्रिटेन में अप्रवासियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। अप्रवासी कौन लोग होते हैं? जो मूल रूप से ब्रिटेन के निवासी नहीं हैं, दूसरे देशों से ब्रिटेन में आकर रह गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कानूनी रूप से रह रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गैर कानूनी रूप से ब्रिटेन में रह रहे हैं। आज ब्रिटेन की कुल जनसंख्या में 16% लोग अप्रवासी हैं, यानी बाहर के हैं। सोचिए, 16% एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाएगा। वर्ष 1991 में ब्रिटेन में 44,000 अप्रवासी आए थे एक साल में। 10 साल के बाद वर्ष 2011 में ब्रिटेन में 2,49,000 अप्रवासी आए, बाहर से आकर यहां पर बस गए। जबकि वर्ष 2024 में यानी पिछले साल ब्रिटेन में आने वाले अप्रवासियों की संख्या बढ़कर 4,31,000 हो गई। ब्रिटेन एक छोटा सा देश है और वहां पर सोचिए, हर साल अगर 4.5-5 लाख लोग बाहर से आकर यहां बस जाएंगे तो ब्रिटेन का क्या हाल होगा। यानी 33 वर्षों में ब्रिटेन में हर साल आने वाले अप्रवासियों की जो संख्या है वो 10 गुना बढ़ चुकी है। अब देखिए ब्रिटेन के जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें कैसे बदलाव आ रहा है। ब्रिटेन के बड़े शहरों में बहुत तेजी से जनसंख्या में बदलाव हुआ है। आज लंदन में 15% आबादी मुस्लिम है। 15% बहुत बड़ी संख्या है। लंदन में पिछले 9 साल से जो वहां के मेयर हैं उनका नाम है सादिक खान, और वर्ष 2016 से अब तक वो लगातार 3 बार लंदन के मेयर चुने जा चुके हैं। सादिक खान ये भी अप्रवासी हैं। जनसंख्या के लिहाज से लंदन ब्रिटेन का सबसे बड़ा शहर है। लंदन की जनसंख्या इस समय करीब 89 लाख है, दिल्ली से तो बहुत कम है। वर्ष 2011 में लंदन में नॉन वाइट ब्रिटिश, यानी जो ब्रिटेन के मूल निवासी नहीं हैं, वो लंदन की कुल जनसंख्या का 55% थे। सिर्फ 55%। 2011 में भी देखिए कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं है। लेकिन 2021 में ब्रिटेन के मूल लोगों की संख्या जो है वो कम हो गई, और जो ब्रिटेन के मूल नागरिक नहीं हैं, जिन्हें आप नॉन वाइट ब्रिटिश कह सकते हैं, उनकी संख्या बढ़कर 63% हो गई। ब्रिटेन के बाहर के जो लोग हैं उनकी संख्या, जनसंख्या 63% है लंदन में, और जो ब्रिटेन के बाकी के लोग हैं, बाकी के 63% के बाद जो बचते हैं वो हैं। यानी लंदन में अब श्वेत लोग, वहां के जो मूल नागरिक हैं, वो अपने ही शहर में अल्पसंख्यक बन गए हैं। ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बर्मिंघम। 2011 में इस शहर में नॉन वाइट ब्रिटिश 48% थे। वर्ष 2021 में इनकी संख्या बढ़कर 57% हो गई। ब्रिटेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है मैनचेस्टर। 2011 में इस शहर में नॉन वाइट ब्रिटिश जो हैं, यानी जो वहां पर मूल नागरिक नहीं है, बाहर से आए हुए जो लोग हैं, उनकी संख्या 43.2% थी कुल जनसंख्या की, लेकिन वो 2021 में बढ़कर 51.3% हो गई है। तो इन सारे शहरों में आधे से ज्यादा आबादी बाहर से आए लोगों की है, और जो ब्रिटेन के मूल निवासी हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। ब्रिटेन के 3 सबसे बड़े शहरों में अप्रवासी जो लोग हैं, बाहर से आए जो लोग हैं, वो बहुसंख्यक बन गए हैं, और ब्रिटेन के मूल निवासी वहां पर
अल्पसंख्यक बन चुके हैं। ब्रिटेन का जिक्र आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी किया है। 14 सितंबर को इंदौर में मोहन भागवत ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की एक भविष्यवाणी का जिक्र किया। मोहन भागवत ने कहा कि चर्चिल ने भविष्यवाणी की थी कि आजादी के बाद भारत टिक नहीं पाएगा, बल्कि अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा। वर्ष 1940 से 1945 के बीच चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और मोहन भागवत ने कहा कि आज चर्चिल की भविष्यवाणी गलत साबित हो गई। उन्होंने कहा कि आज भारत एक है और जो बट गए उन्हें भी फिर से हम भारत में मिला लेंगे। ज्ञान, कर्म और भक्ति की संतुलित त्रिवेणी जीवन में कैसे बहाना, ये हमारे पूर्वजों ने अनेक पंथ संप्रदायों के माध्यम से अनेक रास्ते बताकर सबको बताया है। उस पर श्रद्धा रखकर आज भी अपना देश चलता है और इसलिए सबकी भविष्यवाणियां झूठी कराकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चर्चिल ने कहा था तुम टिकोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे तो बट जाओगे, नहीं हुआ। इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ रहा है। हम नहीं बटेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। कभी बट गए थे, वो भी हम मिला लेंगे फिर से। क्योंकि ये जीवन विद्या हमारे पास है और जीवन विद्या हमारे पूर्वजों ने दी। वो जीवन विद्या नित्य हमको सिखाने वाले हमारे साथ है। व्यक्ति भी है, तपस्वी महात्मा भी है, हमारी प्रकृति है, हमारे पहाड़ है, हमारी नदियां है, हमारे पत्थर है, हमारे पेड़ है, हमारे पशु पक्षी है। तो मोहन भागवत जो पॉइंट आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि चर्चिल एक बार कहते थे कि भारत में इतनी ताकत नहीं कि भारत अपने दम पर खड़ा हो सके, भारत बट जाएगा, भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन आज चर्चिल का देश ही ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है जहां उसके टुकड़े टुकड़े होने की नौबत आ रही है। और लंदन में जो ये प्रदर्शन हो रहा है वो आपको यही बताता है। आज इंग्लैंड के जो लोग हैं, ब्रिटेन के जो लोग हैं, वो परेशान हो गए हैं। वहाँ समाज टूटने लगा है और वहाँ पर अप्रवासियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। भारत तो अपने दम पर आज भी बहुत सक्षम है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे देश में घुसपैठ को लेकर जो लोग राजनीति करते हैं, आपने देखा होगा, आप किसी भी देश में जाते हैं तो आपको पहले एक वीज़ा लेना पड़ता है। वो देश जब तक आपको वीज़ा नहीं देता तब तक आप उस देश में प्रवेश नहीं कर सकते। और वीज़ा भी आपको कुछ समय के लिए दिया जाता है, कुछ हफ्तों के लिए दिया जाता है, कुछ महीनों के लिए दिया जाता है या कुछ साल के लिए दिया जाता है। और उसमें भी आपको बताया जाता है कि आप कितने दिन तक इस देश में रह सकते हैं और फिर आपको वापस आना ही पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी देश ये चाहता है कि दूसरे देशों से उसके यहां पर लोग ना आएं, और अगर आएं भी तो उसकी इजाजत से आएं। आप भी अपने घर में जब किसी बाहर वाले को बुलाते हैं तो आप यही उम्मीद रखते हैं कि वो आपकी इजाजत लेकर फिर आपके घर में आएगा। आप जब बुलाएंगे तभी आएगा, आपके बिना बुलाए कोई आपके घर में नहीं आ सकता, और अगर आ भी गया है तो ज्यादा देर तक रह नहीं सकता। लेकिन आप सोचिए, देश भी एक घर की तरह है, देश भी एक परिवार की तरह है। आपके घर में बड़ी संख्या में लोग आ जाएं और उसके बाद जाने का नाम ना लें, आपके घर पर कब्जा कर लें, एक एक करके सारे कमरों में आपको बाहर से आए हुए लोग दिखाई देने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन भारत में अभी तक भी इस समस्या को लेकर लोगों की आंखें खुली नहीं है। और लंदन की तरह भारत में भी घुसपैठ एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। आप इसे मानते नहीं है, यह अलग बात है। वर्ष 2016 में होम मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 2 करोड़ थी। यह 2016 की बात बता रहा हूं मैं आपको। पिछले 9 साल में यह संख्या अब तो और कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होगी, कई करोड़ हो चुके होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार घुसपैठियों का जिक्र अपनी हर रैली में कर रहे हैं। आपको याद होगा, स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को अवैध घुसपैठियों से बचाने के लिए डेमोग्राफी मिशन का जिक्र किया था। आज बिहार के पूर्णिया में एक रैली में उन्होंने एक बार फिर से घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि घुसपैठियों को देश छोड़कर जाना ही होगा। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो।
जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई भी होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। भारत और ब्रिटेन की तरह ऑस्ट्रेलिया, इटली और पोलैंड जैसे देशों में भी अप्रवासियों के खिलाफ आंदोलन होते रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाहर से जो लाखों की संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं उन्हें रोकिए। किसी भी देश के जो संसाधन हैं वो उस देश के मूल निवासियों के लिए होने चाहिए, उनके बच्चों के लिए होने चाहिए। वहां की जो नौकरियां हैं वो उनके बच्चों को मिलनी चाहिए, वहां पैदा होने वाले मूल निवासियों को मिलनी चाहिए, बजाय इसके कि आप बाहर से आए हुए लोगों को दे दें। आप पूरी दुनिया में घुसपैठ आज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। घुसपैठिए किसी भी देश की जनसंख्या को बदल सकते हैं और धीरे धीरे मूल निवासी उस देश के जो हैं वो अल्पसंख्यक बनते चले जाते हैं और घुसपैठिए बहुसंख्यक हो जाते हैं। और ये खतरा एक ना एक दिन हमारे देश के भी बहुत सारे हिस्सों में पैदा हो जाएगा। बहुत सारे हिस्सों में तो ये पैदा हो चुका है। जब किसी देश में घुसपैठियों की संख्या बढ़ती है तो घुसपैठिए धीरे धीरे उस देश की नौकरियों और उस देश के पूरे कारोबार पर कब्जा कर लेते हैं, संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद उस देश के संसाधनों पर, सड़क पर, पानी, बिजली, जो भी चीज़ आपके पास है वो सब बंट जाती है। सरकार को इन घुसपैठियों पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। पैसा जो टैक्स देने वाले नागरिकों की जेब से खर्च होता है। समय के साथ घुसपैठिए चुनाव में भी हिस्सा लेने लगते हैं और वोट भी डालने लगते हैं। वो अपने हितों की रक्षा करने वाले नेताओं को वोट देते हैं। राजनीतिक दल भी वोट बैंक की राजनीति करने लगते हैं और फिर भारत जैसे देश में यही होने लगता है कि बहुत सारे नेता, बहुत सारी पार्टियां ऐसे घुसपैठियों को पाल पोस कर बड़ा करती चली जाती हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाती चली जाती हैं। उन्हें कहती हैं कि आप हमें वोट देते रहिए, हम आपको यहाँ से बाहर भेजेंगे नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के पूर्णिया में करीब 40,000 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और ये बिहार का चौथा कमर्शियल एयरपोर्ट है। उन्होंने बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की भी शुरुआत की है और प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि आजकल जो लोग यहाँ आकर चक्कर काट रहे हैं उन्होंने मखाना का नाम भी शायद नहीं सुना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की तुलना बीड़ी से करने पर भी विपक्षी पार्टियों पर आज काफी कटाक्ष किया। साथियों, बिहार के किसानों के पास आय का एक साधन मखाने की खेती भी रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने मखाने की भी उपेक्षा की और मखाना किसानों की भी उपेक्षा की। और मैं दावे से कहता हूं, ये जो आजकल यहां आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। ये हमारी सरकार है जिसने मखाना को प्राथमिकता दी है। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मखाना किसानों को मखाने की अच्छी कीमत मिले, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसके लिए निरंतर काम करेगा। मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब 550 करोड़ रुपए की योजना को मंजूर किया है। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा,
आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो घुसपैठ की बात तो हो गई। अब हम युवाओं के तख्ता पलट के फॉर्मूले को आपके लिए डिकोड करेंगे। पहले के ज़माने में जब अलग अलग देशों में क्रांति हुआ करती थी तो वो राजनीतिक विचारधाराओं से प्रेरित होती थी। जैसे कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से रशिया में क्रांति आई, या फिर बड़े बड़े नेताओं के भाषणों से क्रांति शुरू होती थी। जैसे रॉबस्पियर के भाषणों से फ्रांस की क्रांति शुरू हुई, फिदेल कास्त्रो के भाषणों से क्यूबा की क्रांति शुरू हुई। लेकिन आज के डिजिटल युग में क्रांति लाने के लिए ना तो विचारधारा चाहिए और ना ही बड़े बड़े नेता चाहिए। अब युवा चाहिए, युवाओं के अंदर क्रोध चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और सोशल मीडिया चाहिए। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चैटिंग एप्स और ऑनलाइन वीडियो साइट्स ने नेताओं और विचारधाराओं की जगह ले ली है। आज की क्रांति का नया फॉर्मूला आप समझिए। इसमें है युवाओं का गुस्सा, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया। ये जब मिल जाते हैं तो फिर क्रांति होती है। ये है क्रांति का नया फॉर्मूला, युवा, और वो भी वो युवा जो गुस्से में है। तो क्रोधित युवा, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी। और जैसे ही सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है तो क्रांति का असर कई गुना बढ़ जाता है और इसी से क्रांति का रास्ता निकलता है। इस फॉर्मूले में सबसे अहम दो चीजें हैं। पहला, युवाओं का गुस्सा, जो लोगों में खुद ब खुद और अचानक पैदा होता है क्योंकि उनकी जो स्थिति है आसपास की वो उन्हें क्रोध में डालती है। स्थितियां अच्छी नहीं है, भ्रष्टाचार हो रहा है, आम जनता परेशान है, तो गुस्सा आता है, क्रोध आता है, जैसा नेपाल में हुआ। दूसरा, टेक्नोलॉजी, जो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में हजारों लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ देती है और किसी भी जानकारी को चारों तरफ से फैला देती है, एक मूड बना देती है पूरे देश में, एक सेंटिमेंट बना देती है, एक वैचारिक आग लगा देती है। जब तक किसी भी विद्रोह को इंटरनेट का एल्गोरिथम सपोर्ट नहीं करता, एल्गोरिथम का सहारा नहीं मिलता, तब तक वो क्रांति सफल नहीं हो सकती। और इस एल्गोरिथम तकनीक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने हाथ में कंट्रोल करते हैं। क्या ट्रेंड करेगा, क्या वायरल होगा, लोग क्या देखेंगे, इसका जो फैसला है वो सोशल मीडिया कंपनियां करती हैं। सोशल मीडिया कंपनियां अब बहुत ताकतवर हो चुकी हैं और उनकी पहुंच दुनिया भर में करोड़ों लोगों तक है, खासतौर पर युवाओं तक। और वो सोचने समझने के तरीकों को प्रभावित करके भावनाओं को इतना भड़का सकती हैं जिससे प्रदर्शन और यहां तक कि विद्रोह भी शुरू हो सकता है। और इन कंपनियों को शांति में अपना फायदा नहीं दिखता। अगर सारे लोग सुखी हो जाएंगे, सब जगह शांति होगी, तो फिर इन कंपनियों का फायदा कैसा होगा। इसलिए इनका फायदा होता है समाज में क्रोध और विद्रोह को बढ़ाकर, उससे इन कंपनियों का मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए जब भी समाज में कोई क्रोध होता है, कोई असंतोष होता है, तो इनका एल्गोरिथम उसे सपोर्ट करता है, उसे बाहर लाता है। दुनिया बदल रही है और यह बदलाव जेन जी के जरिए हो रहा है। ये वो पीढ़ी है जो सोशल मीडिया पर सिर्फ ट्रेंडिंग हैशटैग्स नहीं चलाती, बल्कि अब ये सरकारों को गिरा सकती है। नेपाल में यही हुआ, जहां जेन जी की सबसे बड़ी ताकत थी टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और युवाओं का गुस्सा। और जेन जी किस पीढ़ी को कहते हैं? वो लोग जिनका जन्म 1997 और 2012 के बीच हुआ है और ये इंटरनेट और स्मार्टफोन के साथ बड़े हुए हैं। बचपन से इनके हाथ में स्मार्टफोन दे दिया गया। भारत में लगभग 95% जेन जी के पास आज स्मार्टफोन है। 95% जो युवा हैं, जेन जी हैं, वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। 57% एआई का इस्तेमाल करते हैं। इस पीढ़ी का अटेंशन स्पैन, यानी किसी चीज पर फोकस करने का जो समय है, वो सिर्फ 8 सेकंड है। इसको आप ऐसे समझिए, अगर इस पीढ़ी के लोगों को, आपको भी ये अनुभव होता होगा, आप उनसे कोई बात करेंगे, उनसे कोई किसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो वो 8 सेकंड से ज्यादा उसको सुन नहीं पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो उनकी जो लिमिट है ये 8 सेकंड है। लेकिन फिर भी 8 सेकंड के अटेंशन स्पैन वाली ये पीढ़ी करप्शन, असमानता और परिवारवाद को चुनौती दे रही है और शक्तिशाली तंत्र के रूप में सामने आ रही है। इसी जेन जी ने हजारों लाखों की संख्या में टिकटॉक, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके 4 साल में 3 देशों में तख्ता पलट कर दिया। ये जो डिस्कॉर्ड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, डिस्कॉर्ड एक लोकप्रिय मैसेजिंग और वॉइस चैट ऐप है जिसे खास तौर पर गेमर्स
और ऑनलाइन कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। इसमें लोग टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसी ऐप पर ऑनलाइन पोल के जरिए सुशीला कार्की को नेपाल के युवाओं ने प्रधानमंत्री के रूप में चुना। वर्ष 2024 में बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे भी यही जेन जी का बहुत बड़ा हाथ था, युवाओं का हाथ था, कॉलेज के छात्रों का हाथ था, जिसकी वजह से 5 अगस्त को वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश से भागना पड़ा। 2022 में श्रीलंका में ऐसे ही वहां के युवाओं ने भ्रष्टाचार के विरोध में सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन किया और प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया। फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को सिंगापुर जाकर ईमेल से अपना इस्तीफा भेजना पड़ा, तब बचे। इस कहानी का दूसरा हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस कहानी को हम आगे आपके लिए डिकोड करेंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो राह हो प्रवाह हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel Store today. बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो? है ना, आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। पिछले कुछ वर्षों में जेन जी के जो भी बड़े आंदोलन हुए, यानी युवाओं के जो भी आंदोलन हुए, उसमें एक बात कॉमन रही है और वो है सोशल मीडिया। नेपाल में #NepoKids को ट्रेंड किया गया। 2024 में बांग्लादेश के छात्रों ने अपनी डिस्प्ले पिक्चर में एक बड़ा सा रेड डॉट यानी लाल रंग की एक बिंदी लगा ली थी। ये भी सोशल मीडिया के जरिए हुआ। 2021 में म्यांमार की सेना ने तख्तापलट किया, जिसके बाद #SaveMyanmar को 80 करोड़ व्यूज मिले। और 2020 में थाईलैंड में शुरू हुए आंदोलन में #FreeYouth को एक दिन में ही 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले। जेन जी की सोच बहुत अलग है। एक सर्वे कहता है कि ज्यादा पैसा मिलने के बाद भी ये युवा बोरिंग या उबाऊ काम नहीं करना चाहते। उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता। ये वो पीढ़ी है जो दिलचस्प काम करना चाहते हैं। भले ही इसमें सैलरी कम मिले, लेकिन खुशी मिलनी चाहिए, संतुष्टि मिलनी चाहिए। सिर्फ 6% जेन जी लीडरशिप पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं। सिर्फ 6% कहते हैं कि मैं लीडरशिप पोजीशन पर पहुंचना चाहता हूं, मैं लीडर बनना चाहता हूं किसी भी कंपनी में। दुनिया भर में 72% जेन जी जो भी गलत हो रहा है उसे ठीक करना चाहते हैं, यानी विद्रोह की भावना है। जो कुछ गलत हो रहा है आसपास, 72% युवा उसे ठीक करना चाहते हैं, दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं, और इसके लिए टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया उनका सबसे बड़ा हथियार है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत में अक्सर सोशल मीडिया पर झूठे नैरेटिव्स और प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। इसलिए किसी भी मैसेज या पोस्ट को बिना सोचे समझे आगे बढ़ाने से पहले हमें थोड़ा सा रुक कर उसका फैक्ट चेक जरूर करना चाहिए। अब छोटा सा ब्रेक, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। और भी कई बातें थी जो आपको बताना चाहता था, लेकिन अब समय समाप्त हो गया। इस बारे में फिर किसी और दिन चर्चा करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको डिकोड जिंदगी में दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो? है ना, आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो।
आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और इंसान कई बार गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, लेकिन लोग अक्सर इंसान को ही गलत मानते हैं। जैसे पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो सिर्फ धागा है, लेकिन फिर भी लोग यही कहते हैं कि पतंग कट गई। नमस्कार।